आज प्रशस्ति स्टूडियो में हमारे बीच ईशान देव हैं। आप जब उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत नन्हा मुन्ना बच्चा एकदम लेटेस्ट पोइट्री करता। अभी क्लास में गया तो मास्टर ने खड़ा कर दिया, बोले 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आए? तो बोले बर्ड फ्लू चल रहा है। तो बोले बर्ड फ्लू से तुम्हारे आने का क्या मतलब है? बोले साहब आप कुछ भी गलती करते हैं तो तुरंत मुर्गा बना देते हो, तो मरना नहीं है मुझे। एकदम लेटेस्ट टेक्निक है उसके पास। आप उसको सुनेंगे तो अचंभित हो जाएंगे, जैसे मैं अचंभित हुआ था। बहुत बड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा, उसको आप सुनिए, गुनिए और दुआ दीजिए कि आने वाले वक्त में इतना बड़ा दायरा तय करे, एक ऐसा आसमान खड़ा करे कविता का कि वो इस दौर की, आने वाले समय की एक नज़ीर बने। जोरदार तालियों से ईशान देव को आमंत्रित करिए। आए ईशान। कि हमको प्रदान कर अक्षर जननी की गति, हमको प्रदान कर अक्षर जननी की गति, हमको प्रदान कर अक्षर जननी की गति, कलम से हम जीत सकें यह संपूर्ण शाश्वती, कलम से हम जीत सकें यह संपूर्ण शाश्वती, बस इतनी सी वांछा है। और अगली पंक्ति आप लोग संभालें कि हमको प्रदान कर अक्षर जननी की गति, कलम से हम जीत सकें यह संपूर्ण शाश्वती, बस इतनी सी वांछा है, विस्वती में पहुंचा दो हमको सरस्वती, विस्वती में पहुंचा दो हमको सरस्वती, विस्वती में पहुंचा दो हमको सरस्वती। आभार आपका। और मैं तो भारत का, हम सब भारत के वासी हैं, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। भारत देश भी कमाल का है और जो सुविधाएं इस देश में हैं वो मैं समझता हूँ दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है। जो सुविधाएं इस देश के अंदर हैं, आप 100 नंबर डायल करें, पुलिस आएगी, 100 रुपये दें, चली जाएगी। तो मतलब इस देश के अंदर व्यवस्थाएं हैं। दीवार पर लिखना मना है, ये बात भी बतानी दीवार पे ही लिख के पड़ती है। हाँ, तो इस देश के अंदर व्यवस्थाएं अच्छी हैं। मैंने अभी जो हाल ही में घटना घटी गाजियाबाद में, उस सबसे आप परिचित होंगे। मैंने उस पर एक मुक्तक लिखा है जो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। भ्रष्टाचार ने हमारे देश में वो जगह बना ली है, वो तो एक आदमी पहुंच गया नेताजी के पास, भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। नेताजी बोले क्यों भ्रष्टाचार खत्म करें, बड़ी मुश्किल से तो पाल पोस के बड़ा किया है। और भ्रष्टाचार कहां कहां है और कैसे है सर, भ्रष्टाचार कैसे कैसे है, एक किस्से के माध्यम से आपको बताता हूं। अदालत में केस चल रहा, वकील बोले जज साहब मैं अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी करवाने के लिए कानून की किताब का पेज नंबर 14 खुलवाना चाहता हूं। जज साहब ने कहा ठीक है, कानून की किताब मंगवाई गई, पेज नंबर 14 खोला गया। जब पेज नंबर 14 खोला गया तो उसमें 2-2 हजार के 10 नोट रखे हुए, और ठाका और तालियां आपकी अगली बात पर आए, वहां 2-2 हजार के 10 नोट रखे हुए थे। और उसके बाद जज साहब ने बंद की किताब, डेस्क में रखी और वकील साहब से बोले वकील साहब इसी तरीके के 2 सबूत और पेश करे जाएं। तो तब सबसे छोटी कलम होने के नाते 4 पंक्तियां मेरी आप आक्रोश की, मेरे दुख की, आप समझें, सुने कि कैसा ये नव हो गया, कि कैसा ये नव हो गया। जहां एक आदमी जलना था वहां 35 का शव हो गया, कि जहां एक आदमी जलना था वहां 35 का शव हो गया। गाजियाबाद में हुआ अनाचार है, ऐसी दिल दहलाने वाली घटना से इंसानियत खुद भी शर्मसार है। और अगली पंक्ति समर्थन आए कि हमको के गाजियाबाद में हुआ अनाचार है, ऐसी दिल दहलाने वाली घटना से इंसानियत खुद भी शर्मसार है। और अब तो सच में घोर कलयुग है, अब तो शमशान पर भी भ्रष्टाचार है, अब सच में घोर कलयुग है, अब तो शमशान पर भी भ्रष्टाचार है। धन्यवाद आप लोगों का। एक कविता जिसका मुझे आदेश है मैं वो सुनाना चाहूंगा। मैंने जिस विषय पे कविता लिखी उसकी भूमिका में 2 पंक्तियां, उससे आप समझ जाएं कि मैंने किस विषय पे कविता लिखी है। और वैसे भी कवि लोग या फिर कोई और भी लोग डायरेक्ट अपनी बात नहीं कहते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। आईएएस प्रोफेसर हुआ, आईएएस हुए, प्रोफेसर हुए, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब का अपनी बात कहने का तरीका अलग होता है और गरीबों मजदूरों का अलग होता है। वो तो एक तबेले में भैंसें बंधी हो, गायें बंधी हो, किसी गरीब मजदूर अनपढ़ से पूछ लो कितनी भैंसें बंधी हैं, हाल मुंडी गिन के बता देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गायें बंधी है। लेकिन यही बात आप किसी आईएएस प्रोफेसर या किसी अन्य पढ़े लिखे आदमी से पूछिए, वो सर गिनेगा ही नहीं, वो टांगे गिनना शुरू करेगा। और उसके बाद
गूगल पे सर्च करेगा, मान लीजिए आदरणीय अखिलेश यादव जी कैसा हुआ, कहीं विदेश से पढ़ के आए हुए हो, तो गूगल पे सर्च करेगा, उसके बाद 4 का डिवाइड करेंगे, और मान लीजिए गलती से एक टांग छूट गई, और मान लीजिए गलती से एक टांग छूट गई, तो बोलेंगे 9.75 वैसे बंधी हुई है। तो ये जितने आईएएस प्रोफेसर ये लोग होते हैं सब 9.75 वाले लोग हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। और उस भूमिका में 2 पंक्तियां कि अंग्रेजी दौलत दे सकती है, अंग्रेजी दौलत दे सकती है, शोहरत दे सकती है, तुम्हारी यार अभिलाषा पूरी कर सकती है। अंग्रेजी दौलत दे सकती है, शोहरत दे सकती है, तुम्हारी यार अभिलाषा पूरी कर सकती है, लेकिन इतना याद रखना, हिंदी बोलने वाले लोगों, संस्कार सिर्फ राष्ट्रभाषा दे सकती है। संस्कार सिर्फ राष्ट्रभाषा दे सकती है। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे, मैं अभी भी नहीं बताऊंगा ना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने हिंदी पे कविता लिखी है। तो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, हिंदी एक ऐसी भाषा है, अंग्रेजी जो भाषा है, मैं किसी भाषा के प्रति सम्मान या सम्मान की भावना प्रकट नहीं करता हूं। हर भाषा को सीखना जरूरी है। अंग्रेजी का अपनी जगह महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वार्तालाप करने में बहुत आसानी है, उसको सीखना ही बहुत जरूरी है। लेकिन जितनी मीठी मेरे लिए हिंदी है, मैं समझता हूं कोई और भाषा हम सब भारतीयों के लिए नहीं हो सकती, और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। तो मैंने एक कविता उठाई, मैंने कविता बनाई, हिंदी की जो स्थिति है, ज्यादा कुछ ना कहते हुए कविता पे आता हूं। जो देश सुने की चिड़िया था, जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। शांति हमारी आदत है, हम युद्धों के भी आदी हैं। ताली बजवाना या मंच पे जमना मेरा उद्देश्य नहीं, ताली बजवाना या मंच पे जमना मेरा उद्देश्य नहीं। एक छोटी सी कविता है, कोई बहुत बड़ा उपदेश नहीं। न चीन की बुराई है, न चीन की बुराई है, न पाकिस्तान की नामूसी है। जो उस समय कविताओं के विषय चीन, पाकिस्तान, हास, श्रृंगार, मैंने सबसे हटके लिखा है कि न चीन की बुराई है, न पाकिस्तान की नामूसी है, न श्रृंगार, न हास, न किसी नेता की चापलूसी है। मैं घर घर में राष्ट्रभाषा की दुख भरी दास्तान सुनाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। और पहला बंद इस कविता का, हिंदी क्या कहती होगी सवा अरब की आबादी से, क्या कहना चाहती होगी हिंदी, सुने। कि एक सवाल मैं पूछती हूं, भारत की जनता जवाब दे। एक सवाल मैं पूछती हूं, भारत की जनता जवाब दे। तुमने मेरा कत्ल किया, इस बात का हिसाब दे। मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूं, घर घर में बोली जाती थी। मैं सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण आर्यावर्त में पूजी जाती थी। अब कवि भी बिक जाते हैं लाख या करोड़ में, हिंदी को सब भूल गए आधुनिकता की होड़ में। आजादी से पहले, आजादी से पहले, आजादी से पहले मुझको अंग्रेजों ने नष्ट किया, आजादी के बाद मुझको अपनों ने ही कष्ट दिया। देखो तुम्हारे नए भारत में चारों ओर अंधियारा है। और अगली पंक्ति समर्थन की मिले, ये मेरा आक्रोश है कि हमने हिंदी की क्या स्थिति बना दी। सुने कि जिधर देखो चारों दिशाओं में अंधकार है, संसद भी अब लगती अभिनय करने वालों का दरबार है। पैसा कमाने के चक्कर में हर आदमी अंधा होकर खड़ा हुआ है। अखबार उठाकर देख लो, बलात्कार हत्याओं की घटनाओं से भरा हुआ है। मैं घर घर में हिंदी विरोधियों के खिलाफ आवाज उठाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। दूसरा बंद इस कविता का कि क्या बनाने चले थे। जब ये देश आजाद हुआ, तब इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का ये मतलब, ये सपने नहीं थे कि देश आगे चल के ऐसा हो जाए। आज संसद में माइक्रोफोन तोड़ने की और तमाम धक्का मुक्की, अनुशासनहीन लोग आज हमारी संसद में बैठे हुए हैं। लोग कह देते हैं कि गांधी को हम राष्ट्रपिता नहीं मानेंगे, तब कहीं सबसे छोटी कलम होने के नाते मेरी कविता कि क्या बनाने चले थे, क्या बनाने चले थे, क्या बना के छोड़ दिया। भारत देश को तुमने आखिर किस दिशा में मोड़ दिया। भारत देश को तुमने आखिर किस दिशा में मोड़ दिया। जिधर देखो चारों दिशाओं में अंधकार है, संसद भी अब लगती अभिनय करने वालों का दरबार है। मुझको लगता है कि भारत दुनिया का 8वां अजूबा है। मुझको लगता है कि भारत दुनिया का 8वां अजूबा है। और मासे के 1 लाख कमाने वाला अधिकारी भी रिश्वत का भूखा है। और मासे के 1 लाख कमाने वाला अधिकारी भी रिश्वत का भूखा है। अगली 2 पंक्तियां कविता का सबसे पावरफुल पंच, और लगे कि 2 पंक्तियों में समाज की जो सच्चाई है वो लाने का प्रयास किया हो, समर्थन मिले। कि भारत की जनता,
भारत की जनता हिंदी के प्रति उद्बोध नहीं हो सकती है। कितने भी आधुनिक हो जाओ, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। कि भारत की जनता हिंदी के प्रति उद्बोध नहीं हो सकती है। कितने भी आधुनिक हो जाओ, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। मैं घर घर में हिंदी के प्रति न्याय की गुहार लगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। और आखिरी बंद इस कविता का और अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आखिरी बंद, यह गांधी के विचारों वाला देश था। यह गांधी के विचारों वाला देश था। अनेकता में एकता का परिवेश था। अंग्रेजियत भारत से जानी चाहिए, यह तो गांधी का भी नारा था। तब भी भारत की जनता ने इसको क्यों नहीं स्वीकारा था? आज अपनी झोली भरने में हर कोई अविरत है कि अब आज अपनी झोली भरने में हर कोई अविरत है। जो संस्कृतियों का देश था वहां चारों ओर नफरत है। जो संस्कृतियों का देश था वहां चारों ओर नफरत है। हमने किताबों में पढ़ा था साहित्य समाज का दर्पण है। हमने किताबों में पढ़ा था साहित्य समाज का दर्पण है। दुनिया जीतने का एक कमाल का कर्पण है। मैं कहता हूं अंग्रेजी भाषा नहीं बीमारी है। मैं कहता हूं अंग्रेजी भाषा नहीं बीमारी है। तुम ही बताओ अपनी संस्कृति भूलकर आधुनिक होना आखिर कैसी होशियारी है। तुम ही बताओ अपनी संस्कृति भूलकर आधुनिक होना आखिर कैसी होशियारी है। सोचो स्वर्ग से क्या सोचते होंगे पंत प्रसाद निराला। गांधी के सपनों का तुमने कैसा राष्ट्र बना डाला। क्या तुम खुद संतुष्ट हो इस भारत से? मुझको इतना बतला दो, मुझको मेरा जैसा तैसा अनाधुनिक भारत ही लौटा दो। मुझको मेरा जैसा तैसा अनाधुनिक भारत ही लौटा दो। मैं घर घर में हिंदी के प्रति न्याय की गुहार लगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं।